वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस स्टार्ट किए थे। इसका एक फर्स्ट पार्ट आ चुका है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। आज इसका सेकंड पार्ट आया है जिसमें हम कुछ और मुकदमे पढ़ेंगे। कुछ बेसिकली फेमस मामले होते हैं, केसेस होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के और उनके निर्णय जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। विशेष तौर पर जो स्टेट पीसीएस है उनमें ये पूछा जाता है। जैसे यूपीपीएससी प्रीलिम से आपका उसमें पूछा जा सकता है, आरओ का एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है। और भी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम कराती है वो उसमें उन एग्ज़ाम में जैसे बीईओ का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उनका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी वनडे एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो इसके बर्ड्स पूछे जाते हैं कि केजरीवाल भारती मामला कब का है, किससे संबंधित है, बस इतना ही। ये निर्णय वगैरह इतना नहीं पूछते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार पहले पुराना रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था केशवानंद भारती मामला 1973 का है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की सर्वोच्चता की बात की, संसदीय प्रणाली जो विशेष तौर पर भारत की संप्रभुता, एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की बात हुई। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र यहाँ पर देखने को मिला। और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गण राज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार। और इसने माना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछी गई है, इसने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप आराम से समझ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ पर सामने आती है। इसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 का है, चुनावी मामला है। ये चुनावी मामला इसको कहा जाता है, चुनावी मामले से संबंधित था। इसमें इसकी चीज़ें हमने ये पढ़ी ली थी कि क्या क्या इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। मिनर्वा मिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1980 का है। इसमें जो एक चीज़ याद रखनी है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन, इसकी बात इसमें कही गई थी। और संसद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति होती है। और न्यायिक समीक्षा, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला पढ़ लिया था, न्याय और प्रभावी पहुंच इससे संबंधित था। भीम सिंह जी का मामला 1981 का है, कल्याणकारी राज्य की इसमें अवधारणा दी गई, सामाजिक आर्थिक न्याय। इसके बाद अगला जो पढ़ना है, एसपी संपत कुमार मामला 1987 का है, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा। पी संबा मूर्ति मामला 1987 का है, कानून का शासन, न्यायिक शासन। इसके बाद अगला दिया गया है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला 1991 का है, अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की इसमें बात हुई। इंदिरा साहनी मामला 1992 का है, मंडल मामले के रूप में इसको जाना जाता है। तो मंडल मामला भी पूछ सकते हैं कि कब का है, 1992, याद रखना है इसको, अलग से आप मार्क करके नोट कर लें। मंडल मामला वर्ष याद कर लें। और इसमें कानून के शासन की बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही कि जो शासन है भारत में कानून का है, कानून का चलेगा, लोगों का शासन नहीं है, संविधान का शासन है। कुमार पद्म प्रसाद मामला 1992 का ही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की इसमें चर्चा हुई। किहोतो होलोहोन मामला 1993 का है, इसको दल बदल मामले के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक और गण राज्यात्मक ढांचा, ये इसकी अवधारणाएं थी। इसके बाद रघुनाथ राव मामला 1993, ये किससे संबंधित था, समानता के सिद्धांत और भारत की एकता अखंडता। इसके बाद SR मुंबई मामला, ये पूछा जाता है एग्जाम में, 1994 का है, काफ़ी सारे लोगों का वर्थ ईयर भी हो सकता है ये। संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा, इसकी बात इसमें हुई। अगला देखिए L चंद्र कुमार मामला 1997 का है, इसमें उच्च न्यायालयों के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत शक्तियाँ ये आती हैं। इंदिरा साहनी दूसरा, ये पहला इंदिरा साहनी आपने पढ़ा, इसके बाद ये दूसरा मामला था सन 2000 का। तो पहला इंदिरा साहनी किससे संबंधित था, मंडल मामले से। तो दूसरा यहाँ पर आप आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, समानता के सिद्धांत की यहाँ बात हुई। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामला 2002, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली की बात हुई। कुलदीप नायर मामला 2006 का, लोकतांत्रिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसके बाद M नागराज, ये इंपॉर्टेंट है, 2006 का है, समानता का सिद्धांत इसमें बात हुई। इसके बाद है IR को एल्हो मामला 2007 का, नवी अनुसूची मामले के रूप में चर्चित, इसको नवी अनुसूची मामला जाना जाता है, कहा जाता है। और ये नाम ऐसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली। कानून का शासन, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा और समानता का सिद्धांत।
इसके बाद राम जेठमलानी मामला 2011 का किससे संबंधित था? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, इसकी चर्चा हुई। नमित शर्मा मामला 2013, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा की बात की। मद्रास बार एसोसिएशन मामला 2014, न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 226 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। इसके बाद बैरूवाली संघ मामला, ये 1960 का था। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले विशेष रूप से कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और उसके पहले आप पढ़ रहे थे कि जो केशवानंद भारती मामला था उसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना, और यहाँ पर कहा संविधान का हिस्सा नहीं है, बैरूवाली संघ मामला 1960 में, तो अपने ही निर्णय को थोड़ा सा बदल दिया। इसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। अब देखिए 1960 में कह रहे हैं और 1973 में कहा हिस्सा है, 1960 में कह दिया नहीं है, 1995 में फिर कह दिया हिस्सा है। अब ये जो ऐसे इफेक्ट है ना मेंस में काम आते हैं, जब प्रस्तावना से संबंधित कोई प्रश्न पूछ ले तो उसमें आप इसमें ये लाइन्स कोट कर सकती है, केसेस कोट कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के। इसके बाद है मेनका गांधी बनाम संघ 1978, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या था? 1977 में मेनका गांधी वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री, मतलब रही थी, अब नहीं है, का पासपोर्ट वर्तमान सत्तारूढ़ जनता पार्टी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसके जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। मेनका गांधी मामले ने 1970 के दशक के अंत में कानूनी न्यायशास्त्र में बदलाव का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अधिक सक्रिय भूमिका निभाई और आपातकाल के बाद अपनी वैधता पर जोर देने की कोशिश की। तो ये मामला था 1978 का, बस वर्ष याद रखें और थोड़ा सा याद रखें किससे संबंधित था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण केसेस डिस्कस किए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है IPC की कुछ धाराओं का परिवर्तन। ये ऑलरेडी हो चुका है बीच में, लेकिन यहाँ पर अगर आ रहा है तो हम यहाँ पर भी इसको कवर कर लेते हैं। छोटा सा है, जैसे कि हत्या का मामला है तो ये पहले धारा 302 में आता था और अभी वर्तमान में ये धारा 101 में आता है। धोखाधड़ी का मामला 420, हाँ बहुत फेमस रहता है, 420 का केस लग जाएगा, लेकिन ये अब आता है 316 में। अपहरण का मामला IPC की धारा 362 में आता था, अब 135 में आता है। बलात्कार का मामला धारा 375 376 में आता था, अब धारा 63 के अंतर्गत आता है। सामूहिक बलात्कार 376 में लगता था, अब धारा 70 में आता है। छिनैती का मामला धारा 356 में आता था, 302 में आता है, ठीक है। हत्या के मामले के, मतलब जो पहला हत्या का मामला था वो छिनैती का मामला हो गया। ये परिवर्तन होते रहते हैं। दहेज हत्या धारा 304 भी अब 799 में आने लगा। भीड़ भाड़ हंगामा धारा 144, अब धारा 187। मानहानि धारा 499 और 500 में आता था, अब धारा 354 में आता है। राजद्रोह कानून ये धारा 124A में आता था, अब वर्तमान में कहाँ आ रहा है? धारा 150 में आ रहा है। इसके बाद देश विरोधी गतिविधि धारा 121A में आता था, अब वर्तमान में धारा 146 में आ रहा है, ठीक है। अगला दिया गया देश के खिलाफ षड्यंत्र, ये धारा 121 में आता था, अब धारा 145 में आएगा। आत्महत्या के लिए उकसाना, तो ये धारा 306 में आ रहा था पहले, अब आ रहा है धारा 106 में, ठीक है। तो ये परिवर्तन थोड़ा सा देख लें, अगर पूछ लिए जाए वनडे एग्जाम वगैरह में, आपके जो प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम हो सकते हैं तो उसमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टॉपिक बेसिकली पढ़े। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफ़ी सारी अपडेट, करंट अफेयर की न्यूज़ेस और नोटिफिकेशन सारा कुछ आपको वहीं मिलता रहता है, इसलिए उसको जरूर ज्वाइन करके रख लें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है और जानकारी ले लेनी है। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं कि कौन सा कोर्स मतलब कितनी प्राइजेस का है, उसमें क्या क्या मिलेगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज़ में, जैसे ROAR को कोर्सेज में आपको डेली क्लासेज भी मिल रही हैं। पहले स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में स्टडी मटेरियल बस मिलता था, अब डेली क्लासेस मिल रही हैं, डाउट क्लियरेंस भी मिल रहा है, इसकी सुविधा भी मिल रही है। साथ ही साथ हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एज इट इज़ वैसे ही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सिलेबस को फॉलो करते हुए, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।